हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट। जब भी आप ये मेरा वीडियो देख रहे हैं तो बच्चों आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 12th के फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर फर्स्ट, सॉलिड स्टेट यानी ठोस अवस्था। बच्चों ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हर साल इस चैप्टर से कम 4 से 5 नंबर के क्वेश्चन आपके बोर्ड में आते हैं और ये चैप्टर बहुत ही आसान है, जिसे आप इजीली अगर आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आसानी से इसमें नंबर गेन कर सकते हैं आप। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए बच्चों, ठोस अवस्था चैप्टर। पहले बेसिक सी जानकारी इसके बारे में जो आपको पता होगी, ठोस अवस्था किसे कहते हैं। आपने अभी तक पढ़ रखा होगा कि जिन पदार्थों के आकार आयतन निश्चित होते हैं उन्हें हम ठोस पदार्थ कहते हैं। लेकिन बच्चों यहाँ पे हम उसके उच्च लेवल की बात करेंगे, इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बारे में बात करेंगे, इनकी व्यवस्था के बारे में बात करेंगे। तो अगर बात करें तो ठोस की परिभाषा की, तो परिभाषा इसकी क्या होगी? द्रव्य की वो अवस्था जिसमें घटक कण, जिसे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, जिसे हम परमाणु, अणु या आयन कहते हैं, जिसमें ये सारे कण प्रबल अंतरा आणविक आकर्षण बलों के द्वारा बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं, बहुत ही टाइटली बंधे होते हैं, जो अपने स्थान से इधर उधर मूव नहीं कर सकते, जो केवल उसी पोजीशन पर वाइब्रेट कर सकते हैं, जो कि वो जैसे स्टेट ऑफ मैटर in which the constituent particle कौन कौन से हो सकते हैं? वो हो सकता है एटम, हो सकता है मॉलिक्यूल, हो सकता है या आयन हो सकता है। constituent particles are closely packed by strong intermolecular force of attraction। स्टेट ऑफ मैटर पदार्थ की अवस्था इन विच द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, जिसमें घटक कण, जो कि कौन कौन हो सकते हैं? एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है या फिर आयन हो सकता है। आर क्लोजली पैक्ड, जो समृद्ध संकलित हों, जो बहुत ही टाइटली बंधे हुए हों, बाय स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बहुत ही प्रबल अंतरा आणविक आकर्षण बलों के द्वारा बंधे हों, जो अपने स्थान से इधर उधर मूव ना कर सकते हों, जो केवल और केवल अपने स्थान पर वाइब्रेट कर सकते हैं। पदार्थ की इस अवस्था को हम क्या कहते हैं बच्चों? ठोस अवस्था कहते हैं। डिफिनेशन समझ में आई आप लोगों को? जैसे एग्जांपल में आप ले सकते हो, उदाहरण में जैसे NaCl हो गया, KCl हो गया, या आयरन हो गया, कॉपर हो गया, जो भी ठोस आते हैं, जो भी धातुएं आती हैं, वो सभी ठोस अवस्था के अंतर्गत आती हैं। तो बच्चों आज बात करेंगे ठोस अवस्था की क्लासिफिकेशन के बारे में, कि हम इनको कैसे वर्गीकृत कर सकते हैं, इनके गुणों के बारे में जानेंगे। तो आइए थोड़ा जानते हैं इसके बारे में। ठोसों का वर्गीकरण। ठोसों का वर्गीकरण
क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। बच्चों ठोस को हम दो तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला होता है कणों की व्यवस्था के आधार पर, कणों की व्यवस्था के आधार पर, और दूसरा होता है हमारे पास बंधन बलों के आधार पर। बंधन बलों के आधार पर यानी अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स के आधार पर, बेस पर, या बंधन बलों के आधार पर किस तरह से वो किस बॉन्ड के द्वारा कितने प्रबल या कितने दुर्बल बंधों के द्वारा बंधे हुए हैं, इसके आधार पर भी हम इनको क्लासिफाई कर सकते हैं, इनको बांट सकते हैं हम। तो पहला देखते हैं बच्चों, आज कणों की व्यवस्था के आधार पर हम ठोस को कितने प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। तो कणों की व्यवस्था के आधार पर हम ठोस को दो तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला होता है हमारा क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड। और दूसरा होता है हमारा बच्चों एमार्फस सॉलिड यानी अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस इसे हम कहते हैं एमार्फस सॉलिड। तो हम इनको दो तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरा हमारा एमार्फस सॉलिड, जिसे क्रिस्टलीय ठोस या फिर अक्रिस्टलीय ठोस के नाम से हम जानते हैं। तो बच्चों आज बात करेंगे इनके गुणों के बारे में कि ये क्रिस्टलाइन सॉलिड और अक्रिस्टलाइन सॉलिड एक दूसरे से भिन्न कैसे हैं, गुणों में अलग कैसे हैं। तो आइए पहले जानते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में, क्रिस्टलीय ठोस के बारे में। क्रिस्टलीय ठोस बच्चों क्रिस्टलाइन सॉलिड वो होते हैं जिनमें घटक कण एक रेगुलर अरेंजमेंट में यानी नियमित और क्रमबद्ध व्यवस्था में बंधे होते हैं। और घटक कण कौन होंगे? परमाणु अणु या आयन। जैसे मान लो कि हमारे पास एक ए बी टाइप का ठोस है जिसमें दो घटक कण हैं, एक ए है और दूसरा बी है। तो इस ठोस की संरचना में बच्चों इनका जो व्यवस्था होगी वो एक नियमित व्यवस्था होगी, एक रेगुलर अरेंजमेंट होगी। जैसे ए है तो ए के बाद बी आएगा, फिर बी के बाद ए आएगा, फिर ए के बाद बी, फिर ए, फिर बी, इसके बाद बी, फिर इसके बाद ए, फिर इसके बाद ए, बी। इस तरह से इनकी रेगुलर अरेंजमेंट बच्चों तीनों डायमेंशन में फैली हुई होती है। इनकी रेगुलर व्यवस्था के कारण ही इनका ज्यामितीय अभिविन्यास निश्चित होता है और फिक्स होता है। इनका ज्यामितीय विन्यास निश्चित और फिक्स होता है। बच्चों तो आप एक एक करके इनके सारे गुण लिख लो। अगर आप कॉपी पेन लेकर बैठे हो तो आप इनके गुणों को नोट करते हुए चलो। जैसे पहला गुण था कि घटक कणों की निश्चित क्रमबद्ध व्यवस्था। घटक कणों की क्रमबद्ध व्यवस्था। दूसरा गुण इसका बच्चों
इनका ज्यामितीय अभिविन्यास भी निश्चित होता है। ज्यामितीय अभिविन्यास यानी इनकी संरचना, इनका ज्यामितीय अभिविन्यास भी निश्चित होता है। थर्ड पॉइंट है बच्चों, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनका गलनांक निश्चित होता है। गलनांक का मतलब मेल्टिंग पॉइंट, ये एक फिक्स टेम्परेचर पर ही मेल्ट कर जाते हैं, पिघल जाते हैं। जैसे कि अगर हम मान लें लोहे का गलनांक कितना होता है, लोहे का गलनांक होता है 1538 डिग्री सेल्सियस। लोहे का गलनांक कितना होता है 1538 डिग्री सेल्सियस। अब अगर लोहे को आप इतने टेम्परेचर पे हीट करोगे, इतने तापमान पे अगर हीट करोगे तो लोहा पिघल जाता है, पूरा का पूरा मेल्ट हो जाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि इनके क्रिस्टलीय ठोसों के गलनांक जो होते हैं वो निश्चित होते हैं, एक फिक्स तापमान पे आकर ये पिघल जाते हैं, पूरा का पूरा इनका गलनांक निश्चित होता है। इनकी व्यवस्था बच्चों दीर्घ परासी व्यवस्था होती है। दीर्घ परासी व्यवस्था यानी लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है इनका। इनके पार्टिकल जो होते हैं, जैसे हमने बताया आपको कि ये पार्टिकल अगर ए बी टाइप का क्रिस्टल है हमारे पास, तो एक बार पहला पार्टिकल ए आया तो उसके बाद बी आएगा, फिर बी ए आया, फिर बी आएगा, यानी ये व्यवस्था लगातार चलती रहती है, अनिश्चित। ये क्रमबद्ध व्यवस्था निश्चित चलती रहती है लगातार, इसमें कोई भी फेरबदल होने वाला नहीं है। ए है तो उसके बाद बी आने वाला है, इसलिए हम इनको कहते हैं लॉन्ग रेंज ऑर्डर, यानी दीर्घ परासी व्यवस्था इनकी होती है। बच्चों इनको हम क्रिस्टलाइन सॉलिड को वास्तविक ठोस कहते हैं। इनको हम वास्तविक ठोस कहते हैं क्योंकि इनकी व्यवस्था जो होती है वो तीनों डायमेंशन में एक समान होती है। इनके कण जो होते हैं एक समान रूप से तीनों डायमेंशन में, तीनों विमाओं में फैले हुए होते हैं। बच्चों ये ठोस जो होते हैं लगभग असंपीड्य होते हैं। असंपीड्य से मतलब है कि ये इनको दबाया नहीं जा सकता। इन ठोसों को आप कंप्रेस करने की कितनी भी कोशिश करें, इन ठोसों को आप दबा नहीं सकते। जैसे आप लोहे का टुकड़ा लो और उसे दबाने का प्रयास करो, क्या वो दब जाता है आपसे? नहीं दबेगा। आप कितना भी फोर्स लगाओगे वो दबने वाला नहीं है। सातवां गुण है इनका, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये विषम दैशिक प्रकृति के होते हैं। ये विषम दैशिक प्रकृति के होते हैं। अब विषम दैशिक प्रकृति का मतलब क्या है? ऐसे गुण जैसे कि जो दिशा बदलने पर जिनके मान परिवर्तित हो जाएं, जिनके मान बदल जाएं, दिशा बदलने पर जिनके मान बदल जाते हैं, ऐसे गुणों को हम कहते हैं विषम दैशिक प्रकृति। जैसे इस ठोस में अगर हम बात करें, जो कि हमारा ए बी टाइप का सॉलिड था, तो इसमें क्या हुआ कि अगर हम बच्चों इस दिशा में जाते हैं, इधर हम देखेंगे कि एक पार्टिकल ए है, दूसरा पार्टिकल बी है, उसके बाद फिर से ए आ रहा है, फिर से बी आ रहा है। लेकिन अगर हम अपनी डायरेक्शन को चेंज करें, अगर हम इस डायरेक्शन में जाना चाहें, तो आप देखोगे कि सारे के सारे पार्टिकल ए के आ रहे होंगे। अगर हम इस डायरेक्शन में जाना चाहें तो सारे के सारे पार्टिकल किसके आ रहे होंगे? बी के। अब अगर इनकी डायरेक्शन चेंज करने पर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो कि पाथ में आने वाले हैं, जो कि रास्ते में इनके आने वाले हैं, वो चेंज हो जा रहे हैं। और इस चेंज होने की वजह से कुछ गुण हैं जो कि बदल जाते हैं। जैसे अपवर्तनांक हो गया, ऊष्मीय प्रसार गुणांक हो गया, इन सब के मानों में परिवर्तन आ जाता है।
तो इसलिए हम इनको कहते हैं कि ये विषमदैशिक प्रकृति के होते हैं, जिनके मान, जिनमें अपवर्तनांक का मान, उसमें प्रसार गुणांक का मान दिशा बदलने के साथ बदल जाता है। तो इसलिए ये ठोस कैसे होते हैं, विषमदैशिक प्रकृति के होते हैं। बच्चों एक लास्ट गुण है इनका कि अगर हम इनको काटने का प्रयास करें, अगर हम इनको चाकू से काटने का प्रयास करें तो ये नियमित कटाव के साथ करते हैं। नियमित कटाव के साथ करते हैं। अगर हम काटेंगे तो उनको सीधा का सीधा सीधा कट जाते हैं, जबकि क्रिस्टलाइन अक्रिस्टलाइन सॉलिड में यानी एमॉर्फस सॉलिड में ऐसा नहीं होता है। तो बच्चों अगर आपको समझ में आया हो तो एक बार फिर से देख लेते हैं सारे पॉइंट्स को। घटक कणों की क्रमबद्ध व्यवस्था होती है। हमने बताया आपको कि ए के बाद बी आएगा, तो फिर ए आएगा, फिर बी आएगा। इसी तरह की व्यवस्था तीनों डायमेंशन में चलती रहेगी। ज्यामितीय विन्यास निश्चित होता है, क्योंकि पार्टिकल्स जो हैं इनकी व्यवस्था निश्चित है, इसलिए इनका ज्यामितीय विन्यास भी फिक्स होता है, निश्चित होता है। इनका गलनांक निश्चित होता है, यानी एक निश्चित तापमान पे ये आकर के पिघल जाते हैं। दीर्घ परासी व्यवस्था होती है इनकी। ये पार्टिकल्स तीनों विमाओं में एक समान रूप से फैले हुए होते हैं। कणों की व्यवस्था एकदम रेगुलर होती है, इसलिए हम इनको दीर्घ परासी व्यवस्था कहते हैं। इनको हम वास्तविक ठोस भी कहते हैं। वास्तविक ठोस क्यों कहते हैं? क्योंकि इनकी अरेंजमेंट निश्चित होती है, व्यवस्था निश्चित होती है, इनका आकार निश्चित होता है। ये ठोस असंपीड्य होते हैं। संपीड्यता से मतलब है जिसको हम कंप्रेस कर सकें, जिनको हम दबा सकें। तो ये ठोस बिल्कुल ही असंपीड्य होते हैं, ये कंप्रेस नहीं होते हैं। इनकी प्रकृति विषमदैशिक होती है, जो कि दिशा परिवर्तित होने के साथ बदल जाती है। जैसे 2-3 गुण हमने आपको बताए, अपवर्तनांक हो गया, उसमें प्रसार गुणांक हो गया, उसमें चालकता हो गई, वैद्युत चालकता हो गई। इन सब के मान दिशा बदलने के साथ बदल जाते हैं, क्योंकि दिशा बदलने से पॉइंट्स के, इनकांस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के अरेंजमेंट की व्यवस्था भी आपको अलग नजर आने लगती है। अगर हम इनको चाकू से काटने का प्रयास करते हैं तो इनकी एक नियमित कटाव होती है, यानी एक सीधी सीधी काट के साथ ये कट जाते हैं। जैसे एक आयरन की रॉड ली आपने, अगर आप इसको काटने का प्रयास करते हो तो ये सीधा का सीधा कट जाती है। तो ये था हमारा बच्चों क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब बात करते हैं एमॉर्फस सॉलिड की, अक्रिस्टलीय ठोस। यानी एमॉर्फस सॉलिड। जैसे हमने पढ़ा क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में कि इनकी एक निश्चित और क्रमबद्ध व्यवस्था होती है। तो अगर इनके गुणों की बात की जाए तो यहाँ पर बच्चों फर्स्ट पॉइंट में इनमें घटक कणों की व्यवस्था नियमित नहीं होती। इनमें घटक कणों की व्यवस्था नियमित नहीं होती है। दूसरा, इनका ज्यामितीय अभिविन्यास भी निश्चित नहीं होता। इनका ज्यामितीय अभिविन्यास निश्चित नहीं होता। तीसरा पॉइंट, इनकी बच्चों लघु परास व्यवस्था होती है। लघु परास से मतलब है कि अगर हमारे पास ए बी टाइप का ही क्रिस्टल है, एग्जाम्पल फिर से ए बी का ले रहे हैं, ए बी टाइप का ही क्रिस्टल है, तो अगर ए के बाद बी आता है, फिर से ए आता है, तो इस बार जरूरी नहीं कि ए के बाद बी ही आए, फिर से ए आ सकता है, फिर बी आ सकता है, यहाँ पर फिर से ए आ सकता है, बी आ सकता है। कोई भी निश्चित व्यवस्था
नहीं होती इनके पार्टिकल्स की, इसलिए हम इनकी व्यवस्था को कहते हैं लघु परास व्यवस्था, शॉर्ट रेंज ऑर्डर। बच्चों इनका गलनांक जो होता है अनिश्चित होता है, या हम इसको बोल सकते हैं इनका गलनांक रेंज में होता है, यानी परास में होता है। जैसा कि आपने देखा होगा कि अगर आप किसी भी प्लास्टिक को जलाते हैं, प्लास्टिक एक एमॉर्फस सॉलिड है, अक्रिस्टलीय ठोस है, अगर आप प्लास्टिक को जलाते हो तो आप देखोगे कि प्लास्टिक एकाएक पिघलती नहीं है। प्लास्टिक को जब जलाओगे आप, एक बार धीरे धीरे पहले पिघलना शुरू होगी, पिघलने के बाद तब जो एरिया ज़्यादा हीट होगा वो धीरे धीरे मेल्ट होना शुरू हो जाएगा, बाकी एरिया आपका जो कम हीट होगा वो नरम होना शुरू होगा। इसलिए हम कहते हैं कि इनका गलनांक जो होता है बच्चों वो निश्चित नहीं होता, इनका गलनांक अनिश्चित होता है, जो कि एक रेंज में होता है, एक परास में होता है। इन ठोसों की संगलन उष्मा भी निश्चित नहीं होती है। संगलन उष्मा निश्चित नहीं होती। इन ठोसों की संगलन उष्मा निश्चित नहीं होती, जबकि क्रिस्टलाइन सॉलिड की संगलन उष्मा निश्चित होती है, जो कि शायद हमने नहीं बताया था। तो आप ये पॉइंट भी नोट कर लीजिएगा कि संगलन उष्मा क्रिस्टलाइन सॉलिड की, क्रिस्टलीय ठोस की निश्चित होती है। ये ठोस जो होते हैं कुछ हद तक या कुछ सीमा तक आप कह सकते हो संपीड्य होते हैं, यानी इनको दबाया जा सकता है, कुछ हद तक कंप्रेस किया जा सकता है। जैसे रबर का एग्जांपल ले लें तो रबर एक अक्रिस्टलीय ठोस है जिसको आप कंप्रेस कर सकते हो, दबा सकते हो। बच्चों इनको काटने पर चाकू से इनका एक अनियमित कटाव होता है। चाकू से अगर काटें, अनियमित कटाव, जैसे अगर आप किसी प्लास्टिक की बोतल को काटने का प्रयास करो घर पे, तो आप देखोगे कि आप कितना भी चाकू को सीधा रखना चाहो वो चाकू अपने आप तिरछा भाग जाता है। यानी अगर प्लास्टिक की बॉटल, समझ प्लास्टिक है आपका ये, और आपने यहाँ पर चाकू रखी तो आप प्रयास करो काटने का तो चाकू अपने आप इधर उधर मूव कर जाएगी। इसलिए हम कहते हैं कि चाकू से काटने पर अक्रिस्टलीय ठोस की अनियमित काट होती है, अनियमितता होती है, वो सीधी काट के साथ नहीं करते हैं। सबसे सेकंड लास्ट पॉइंट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और बोर्ड में कभी कभी ये एक नंबर में पूछ भी लिया जाता है कि अक्रिस्टलीय ठोस को अतिशीतित द्रव क्यों कहा जाता है। एक नंबर में कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो हम अक्रिस्टलीय ठोसों को कहते हैं अतिशीतित द्रव, यानी जिसे सुपर कूल्ड लिक्विड कहते हैं, सुपर कूल्ड लिक्विड। तो आप सोच रहे होंगे कि इसको लिक्विड क्यों बोला जाता है, क्योंकि लिक्विड में तो अलग प्रॉपर्टी होती है। तो लिक्विड बच्चों इसलिए बोला जाता है क्योंकि लिक्विड में एक प्रॉपर्टी होती है बहने की। अगर आपने पुराने मकान की खिड़कियों को देखा हो तो वो कांच की खिड़कियां जो लगी होती हैं, जो नई लगती हैं, तो उन कांच की खिड़कियों में उनकी चौड़ाई हर जगह, मोटाई उनकी एक समान होती है। लेकिन वही खिड़की कांच की जब आप देखोगे लगभग 5-10 साल बीत जाने के बाद आप देखोगे कि नीचे की सतह पर, यानी जो कांच का नीचे का एरिया है वहाँ पर मोटा हो जाता है, और जबकि ऊपर का एरिया पतला हो जाता है। इसीलिए हम कहते हैं कि इनमें द्रव का गुण पाया जाता है, इसलिए इनको कहते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड, यानी अतिशीतित द्रव भी बोला जाता है। लास्ट पॉइंट बच्चों इसमें, इनकी प्रकृति समदैशिक होती है।
समदैशिक प्रकृति के होते हैं। अगर बात करें तो दिशा बदलने के साथ इसमें गुणों में, जैसे अपवर्तनांक हो गया, उसमें प्रसार गुणांक हो गया, उसमें चालकता हो गई, तो इन सब के मान आप किसी भी दिशा में जाते हो तो परिवर्तित नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर कणों की व्यवस्था नियमित नहीं है। ये नहीं पता कि इसके बाद कौन सा कण आने वाला है, इसलिए इनकी जो भी मान होंगे, चाहे अपवर्तनांक होगा, चाहे उसमें प्रसार गुणांक होगा, इन सब के मान हर दिशा में, चाहे आप इधर जाओ, इधर जाओ, उधर जाओ, जिस तरफ भी जाना चाहो, हर दिशा में इनके मान समान होंगे। तो ये था बच्चों हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड और अक्रिस्टलीय ठोस, यानी क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस, जो कि वर्गीकृत किया हमने किसके आधार पर, कणों की व्यवस्था के आधार पर। और दूसरा हम लेते हैं बंधन बलों के आधार पर। बंधन बलों के आधार पर वर्गीकरण। तो बच्चों बंधन बल क्या होता है? वो बल जिसके द्वारा दो पार्टिकल या दो मॉलिक्यूल या दो कण आपस में बंधे हुए होते हैं, इसको हम ससंजन बल भी बोलते हैं। दो पार्टिकल्स के बीच में लगने वाला आकर्षण बल क्या कहलाता है? ससंजन बल भी कहलाता है। अगर हम इसकी ससंजन बल की व्यवस्था के आधार पर बात करें तो हमारे पास ठोस कुल 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है हमारा आणविक ठोस, दूसरा होता है आयनिक ठोस, तीसरा होता है सहसंयोजी ठोस, और चौथा है हमारे पास धात्विक ठोस। धात्विक ठोस। अगर बच्चों इसमें हम चारों में घटक कणों की बात करें कि कौन से घटक कण इसमें होते हैं, तो घटक कण बच्चों इसमें होते हैं, आणविक ठोस में घटक कण जो होते हैं वो हमारे अणु होते हैं, यानी अणुओं से मिलकर ये बने होते हैं। आयनिक ठोस में घटक कण बच्चों ये आयंस होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं। और जबकि सहसंयोजी ठोस में बच्चों परमाणु होते हैं, परमाणु होते हैं जो कि सहसंयोजी बंधों के द्वारा बंधे होते हैं। और धात्विक ठोस में गतिशील इलेक्ट्रॉन के सागर में धनायन होते हैं। गतिशील इलेक्ट्रॉन के सागर में धनायन। अच्छा, इधर का पार्ट नहीं दिख रहा है तो बच्चों उधर दिख नहीं रहा था, इसलिए हमने थोड़ा सा बोर्ड को इधर खिसकाया और इधर, जिससे आपको साफ दिखाई देने लगे। तो हमने बताया आपको कि घटक कणों की अगर बात करें, यहाँ पे घटक कण बच्चों आणविक ठोस में अणु होते हैं, आयनिक ठोस में आयन होते हैं, और सहसंयोजी ठोस में परमाणु होते हैं जो कि सहसंयोजक बंधों द्वारा बंधे होते हैं, और धात्विक ठोस में गतिशील इलेक्ट्रॉन के सागर में धनायन होते हैं। दूसरा पॉइंट अगर बात करें कि इनके बीच में बल कौन से होते हैं, तो यहाँ पर किस बंधन बल के द्वारा ये बंधे होते हैं हम कह सकते हैं, तो यहाँ पर वीक वान डर वाल्स फोर्स होता है, यानी दुर्बल वान डर वाल्स बल, जिसमें अणु जो होते हैं आणविक ठोस के अंदर दुर्बल वान डर वाल्स फोर्स के द्वारा बंधे होते हैं। आयनिक ठोस के अंदर क्या होता है बच्चों? प्रबल विद्युत स्थैतिक आकर्षण बल होता है। प्रबल विद्युत स्थैतिक आकर्षण बल होता है आयंस के बीच में। यहाँ पर परमाणु के बीच में
प्रबल सहसंयोजी आबंध होता है। प्रबल सहसंयोजी आबंध होता है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के सागर में इलेक्ट्रॉन होते हैं और उनके धनायन के बीच में वैद्युत आकर्षण बल होता है। अगर हम इनके गुणों की बात करें तो बच्चों आणविक ठोस जो होते हैं हमारे पास, ये आणविक ठोस मृदु होते हैं, यानी हम कह सकते हैं कि ये नर्म होते हैं। प्रायः जो होते हैं ये हमको नर्म मिलते हैं। दूसरा, इनमें निम्न गलनांक होता है। ये बहुत कम टेम्परेचर पे पिघल जाते हैं। ये उष्मा तथा विद्युत के कुचालक होते हैं। उष्मा तथा विद्युत के कुचालक होते हैं। इनकी गलन उष्मा कम होती है। अगर आयनिक ठोस की बात करें, वहीं पे जहां पर ये ठोस आपके आणविक ठोस मृद होते हैं, यहाँ पर ये कठोर होते हैं, कठोर तथा भंगुर होते हैं। भंगुर शब्द सुना ही होगा आप लोगों ने। भंगुर का मतलब होता है कि अगर किसी चीज को आप किसी भी ठोस को चोट करो और वो चूर चूर हो जाए, इस गुण को हम कहते हैं भंगुरता। तो जो आयनिक ठोस होता है, अगर हम उसको चोट करते हैं तो ये चूर हो जाता है, इसलिए हम इसको कहते हैं भंगुर होता है। इनके गलनांक उच्च होते हैं। गलनांक इनका उच्च होता है। ये ठोस अवस्था में विद्युत तथा उष्मा के कुचालक होते हैं। ठोस अवस्था में ये चीज इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठोस अवस्था में जो भी आयनिक ठोस होता है वो विद्युत का कुचालक होता है, लेकिन गलित अवस्था में, यानी मोल्टेन स्टेट इसको बोलते हैं, गलित अवस्था में यानी पिघली हुई अवस्था या मोल्टेन स्टेट, गलित अवस्था में ये विद्युत के सुचालक होते हैं। ये बहुत तेजी के साथ इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं और आसानी के साथ करते हैं जब ये पिघली हुई अवस्था में होते हैं। यहाँ पर इनकी गलन उष्मा भी उच्च होती है। ठीक, अब अगर बात करें बच्चों सहसंयोजी ठोस के गुणों के बारे में, तो सहसंयोजी ठोस जो होते हैं ये अत्यंत कठोर होते हैं, सबसे ज्यादा कठोर होते हैं। अत्यधिक गलनांक होता है इनका। अत्यधिक गलनांक होता है। इनकी अत्यधिक गलन उष्मा होती है। इनकी गलन उष्मा भी बहुत ज्यादा होती है। ये विद्युत तथा उष्मा के कुचालक होते हैं। परंतु एक अपवाद भी है इसमें, वो है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक सहसंयोजित ठोस है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी ये विद्युत का सुचालक है, जबकि बाकी सारे जो भी सहसंयोजित ठोस हैं वो विद्युत के कुचालक होते हैं। धात्विक ठोस में अगर बात करें बच्चों, तो यहाँ पर अत्यंत मृदु से
से कठोर तक होते हैं। यानी ये धातुएं नरम भी होती हैं और कठोर भी होती हैं बहुत अधिक। इनका गलनांक भी उच्च होता है। ये विद्युत के सुचालक कुचालक दोनों होते हैं तथा इनकी अपनी एक धात्विक चमक होती है। इनकी अपनी एक धात्विक चमक होती है। ये आघात वर्धनीय होते हैं। आघात वर्धनीय का मतलब अगर चोट करने पर जो बढ़ते हों। ये ठोस जो होते हैं आघात वर्धनीय होते हैं। जैसे हम लोहे का आकार बदल सकते हैं, गर्म करके उसको पीटा जाता है, फिर उसको अलग अलग आकार में ढाल लिया जाता है। तो ये थे बच्चों इनके गुण कुछ। अब इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं। आणविक ठोस का एग्जाम्पल है जैसे शुष्क CO2, ठोस मीथेन, ठोस मीथेन। इसका एग्जाम्पल कहाँ लिखूंगा, यहाँ लिख देता हूँ। जैसे हमारे पास NaCl हो गया, KCl हो गया, LiF हो गया, लिथियम फ्लोराइड। ये सारे ठोस जो होते हैं वो आयनिक ठोस होते हैं जो कि आयन से मिलकर बने होते हैं। सहसंयोजित ठोस में हमारे पास बच्चों यहाँ दिख रहा है हीरा हो गया, इसको डायमंड बोलते हैं, ग्रेफाइट हो गया इत्यादि। धात्विक ठोस के अंदर बच्चों बहुत सारे एग्जाम्पल, जितनी भी धातुएं हैं उन सब के नाम आप यहाँ पे लिख सकते हो। जैसे लोहा हो गया, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, यानी और सभी मिश्र धातुएं भी इसी के अंतर्गत आएंगी। बच्चों सभी मिश्र धातुएं जो होती हैं वो धात्विक ठोस के अंतर्गत आती हैं। तो बच्चों उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।